हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ लिया था, मतलब फोर्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था। आज के चैप्टर में हम न्यूटन बाबा के कुछ लॉज पढ़ेंगे। मेनली आज दो लॉज हम कवर करते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कुछ ऐसे लॉज थे जो हमें न्यूटन बाबा ने दिए थे, जिसके कारण ही न्यूटन बाबा इतने फेमस हुए थे। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स पढ़ लिया था। फोर्स होता क्या है, फोर्स कॉज क्या करता है, एक्सेलरेशन क्या हर चीज को, या फिर मतलब एक्सेलरेशन कॉज करता है, इसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी के चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं एक्चुअली। तो आपने फोर्स को वो वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करके आना है और आज वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है। आज हम शुरू करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देख ले तो वीडियो बरोबर काम कर रही है नहीं काम कर रही है। यस, तो वीडियो बरोबर काम कर रही है। तो चलो अपन शुरू करते हैं किस चीज से? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो चैप्टर की हेडिंग डाल लेते पहले। क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन। तो क्या शुरू करते हैं किस चीज से? न्यूटन बाबा के पहले लॉ से। वो पहले लॉ से वो क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यार नागपुर में। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझते होता क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बकायदा लर्न होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स state of rest or an object will remain in a state of rest or क्या, or of uniform motion in a straight line. An object will remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until some external force are applied. समझे? An object will remain its states of rest or of uniform motion in a straight line unless and until some external forces are applied. सर इसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझो, जब ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पे, तुम रेस्ट पे हो, तो तुम रेस्ट पे ही रहोगे। सपोज तुम सो के हो, सवेरे के 7 बज गए, तुम सो के ही रहोगे अनलेस एंड अनटिल तुम्हें मम्मी की चप्पल ना पड़े। जब मम्मी की डांट पड़ेगी तुम उठ जाओगे। इसका मतलब क्या है? तुम सो के थे, तुम सो के ही रहना चाहते थे, पर तुम्हें मम्मी की डांट पड़ी तो तुम क्या करे? उठ लिए, फ्रेश हो गए और स्कूल गए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या था? या फिर तुम्हें फोर्स किसने किया? मम्मी ने। और अगर तुम सपोज अगर एक कार चल रही है या फिर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया, तो ऐसा कभी होता है कि तुमने किसी चीज को धक्का दे दिया और वो चलते ही गया और कॉन्टिन्यूसली चलते ही रहा? नहीं ना, कुछ टाइम के बाद जाके स्टॉप होता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि उसपे मतलब उसपे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, उसको जाके रोकता है, इसलिए वो रुक जाता है ना।
बेसिकली अगर तुम ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको तुमने धक्का मार दिया तो क्या वो चलते ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए? नहीं ना, वो जाके रुकता है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स मगर मतलब क्या होता है, जो अर्थ अप्लाई करती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो रुक जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रोकती है। तो इस सब को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं? एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर अपने मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। क्या? नहीं। An object will remain in its state of rest or a uniform motion in a straight line unless and until some external forces are applied. अब समझ में आया होगा तुम्हें। अगर तुम सोके हो तो तुम क्या चाहते हो कि तुम सोके ही रहने हो, बट तुम्हें ऐसा यूजुअली करने नहीं देते ना, तुम्हें थप्पड़ मार के उठाते हैं तो तुम अपनी रेस्ट से कंडीशन में भागने लगते हो स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ने तुम्हें उठाया कि तुम अपने रेस्ट वाली पोजीशन में मत रहो। वैसे ही अगर तुम चलते रहते तो कंटिन्यूसली चलते ही रहोगे क्या? नहीं, तुम एक टाइम के बाद रुक जाते हो। या फिर तुमने कोई ऑब्जेक्ट को पुश किया तो वो कुछ देर चलता है बट उसके बाद वो रुक जाता है। तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied. अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब सर इस चीज को हम कहते क्या? इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। सर ये इनर्शिया क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट की क्या है, वो ये ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी है कि वो एक तो रेस्ट पे रहा तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर वो चलते रहा तो वो चलते ही रहना पड़ेगा चाहेगा। ये ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी है, ठीक है? बट मतलब ऑब्जेक्ट चाहता है कि अगर वो चल रहा है तो चलते ही रहे, या फिर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहे। तो इनर्शिया वही होता है कि एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज। इट इज अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका गुण है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज होने से बहुत रेजिस्ट करता है। सो इनर्शिया की हम डेफिनेशन लिखेंगे। इनर्शिया क्या होता है? दी टेंडेंसी of an object to continue its state. स्टेट अभी किस टाइप का? स्टेट दो टाइप के हो सकते हैं, ऑफ रेस्ट और कीप मूविंग with the same velocity. The tendency of an object to continue its state of rest or keep moving मतलब motion with the same velocity, इसको ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मतलब इनर्शिया ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, फिर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी होती है कि अगर मैं ये मार्कर को धक्का दूं तो ये अगर रेस्ट पे, तो ये हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहेगा। तुम्हारे समझ निकम्मा है, अगर ये रेस्ट पे रहना चाहता है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है। जब इसको मम्मी आके धक्का देगी तब वो जाके हिलेगा। और एक ब्राइट स्टूडेंट वो हमेशा पढ़ते ही रहता है, उसको जब तक उसकी मम्मी नहीं बोलती कि बेटा सो जा, वो तब तक पढ़ते ही रहेगा। सो ये अपनी भी टेंडेंसी होती है और ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो जिस स्टेट में है वो अपने नेचुरल स्टेट को ही मेंटेन करके रखना चाहता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट इट्स नेचुरल स्टेट। अब नेचुरल स्टेट से कंफ्यूज मत हो जाना। नेचुरल स्टेट मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है, और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। उस चीज को क्या कहते हैं हम? ऐसी क्वालिटी की ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहते हैं।
अब सर मुझे बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब तुम क्या लू, सपोज ये मार्कर है, इसको तुमने धक्का दे दिया, वो क्या हो गया, मूव हो गया, और अच्छा खासा दूर मूव हो गया। बट अगर मैं अभी सपोज ये ईयरबड लेता हूं और इस पे धक्का दे देता हूं, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये तो फिलहाल तो स्लाइड नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई लाइक दिस। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसको मूव कराने के लिए। क्यों सर, ये भारी है ना, वो मार्कर क्या था, लाइट वेट था। जब ये इसको मैं अच्छा खासा फोर्स देता हूं तब जाके मूव होता है ना वो। और जबकि ये मार्कर है, इसको मैं हल्का सा फोर्स दे दिया तो देखो कितना मूव कर लिया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका मास ज्यादा वो उसका इनर्शिया ज्यादा। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि वो जो मोटा बच्चा है ना सर वो बहुत आलसी है, और जो पतला है वो बहुत फुर्तीला है। इसका मतलब क्या है, मोटा आदमी है यार, उसको उठने में रेडी होने में बहुत दिक्कत होती है, और जो पतला है वो क्या उड़ जाता है, फटाफट इधर उधर भाग जाता है। वैसे ही एक मोटा इंसान, उसको भागने में कितना तकलीफ होती है, और वही एक पतला इंसान फटाफट 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 चल जाता है। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट की एक क्वालिटी है उसका मास के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मोटा इंसान को अगर कोई रहता है ऐसे, इधर बस में मत लेना, बट अगर कोई मोटा इंसान होता है तो उसको अपना नेचुरल स्टेट अगर चेंज करने में बहुत दिक्कत जाती है। वैसे ही उसको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है। वो मम्मी की एक डांट से नहीं उठता, वो उसको 10 डांट देनी पड़ती है तब जाके वो उठता है। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट क्वालिटी है, जो क्या करता है अपने चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको बदलने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर उसको ज्यादा बार बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट तो लिख सकते हैं ना क्या। नोट कर लिया था क्या तुमने, कर लो भाई, जल्दी जल्दी करो, किसका वेट कर रहे हो। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा, तो उसको फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। वैसे ही जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, उसको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, उसको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये अभी समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ को। अब न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये तो आप सब नहीं पता होगा। न्यूटन बाबा के 3 लॉज है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते पिछले बार की तरह। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum of an object is equal to force applied to it।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑफ ऑन इट। अब सर मोमेंटम वगैरह क्या होता है? तो मोमेंटम एक नई क्वांटिटी मिली है तुम्हें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन के साथ चेंज होगी। क्यों? मोमेंटम क्या होता है? मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तुम, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए क्या है? मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और मास तो हमेशा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब सर मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मास। मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। वेलोसिटी के क्या बोला था हमने? मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ऐसा यूनिट है किसकी? मोमेंटम की। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो न्यूटन बाबा क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स अप्लाइड के। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड के। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम चेंज को पढ़ा है ना? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमने सर पिछले स्लाइड मतलब पिछले बार क्या पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था? एमवी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मतलब कौन सी होगी? फाइनल मोमेंटम किस पोजीशन पे होगा? फाइनल वाली वेलोसिटी के इसमें एमवी माइनस एमयू। फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से मास कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू। चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से। और p डेल्टा p कितना आ जाएगा? m v माइनस यू। लिख लो फटाफट। और पिछले साइड का मोमेंटम की भी वो लिख लेना। ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट बोला गया है, रेट का मतलब क्या होता है? किस स्पीड से चेंज हो रहा है या फिर कैसे चेंज हो रहा है। मतलब रेट वर्ड आ गया, उसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ ये क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है? डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है। डेल्टा पी क्या आया था? एम वी माइनस यू अपॉन टी। सर कुछ तो नजर आ रहा है। हमने है ना एक क्वांटिटी पढ़ी थी क्लास 9th के ही 7th चैप्टर में। व्हाट? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। होता था क्या? ऑब्वियसली होता था। तो ये क्या दिख रहा है? चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम।
एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, यस। और न्यूटन का पहला लॉ हमें क्या, सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके अप्लाई होता है, फोर्स के। तो यहां से आ जाएगा हमारा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया तुम्हें, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ गया, चलो दोनों डेफिनेशन लिखते हैं बरोबर अच्छे से। आई होप ये तुमने लिख लिया होगा और तुम्हें समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देख लो, ठीक है। सो मोमेंटम क्या आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन टी एम वी माइनस यू अपॉन टी। हमें तो पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पुट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको ही क्या बोलते हैं हम, सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या बोलता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी अभी फोर्स की, केजी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। और एक्सीलरेशन का क्या था, मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, ऐसा यूनिट आ जाएगी फोर्स की। तो ऐसा समझो, एक केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से रिवाइज करो और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं आने वाले, ठीक है। और एक बात, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। डायरेक्टली न्यूटन ही लिखना है तुम्हें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखना है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कोई बोले तो क्या बोलना है, न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन साहब को रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की वैल्यू किसने क्या बोल दी गई थी, न्यूटन, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं फटाफट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी पढ़ तो लिया तुमने, पर अगर क्वेश्चंस नहीं सोल्व करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन साथ ही में सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना थ्योरी पढ़ते हो उतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब एक बच्चा है जो कि अपनी स्कूटर चला रहा था। अरे यार हमारा को क्या होगा, ठीक है। अब उसकी स्कूटर खराब हो जाती है, तो वो 4 सेकेंड के लिए धक्का मारता है। धक्का मारता है तो वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है। ऑब्वियसली जब धक्का मारेगा तो क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा ना। वो धक्का मार रहा है, इसका मतलब क्या, खुद अपने से फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो वेलोसिटी गेन कर लेता है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। यार इसको क्या हो गया मार्कर को, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर लिया उसने। जो स्कूटर थी उसकी, वो कितने किलो की थी, 10 किलो की थी, ठीक है।
अब बताओ उसने धक्का कितना मारा है, मतलब उसने एक 10 किलो के स्कूटर को पूरे 4 सेकंड के लिए धक्का मारा, जिसके कारण उसने वेलोसिटी कितनी गेन की, 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ उसने धक्का कितना फोर्सफुली मारा, मतलब कितने ताकत से मारा। तो क्या फाइंड करने बोला है हमें, फोर्स। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे सर, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सॉल्यूशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने सर, व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। उसमें हमने एक्सीलरेशन का पिछले बार में क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। सर इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं है। भाई उसने जब धक्का मारना स्टार्ट किया तब वो रेस्ट पे था ना, फिर उसने धक्का मारना स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 0। 8 माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तक तो तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना आ जाना चाहिए, और यूनिट तो तुमने हमेशा लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। एक क्वेश्चन मत लिखना, मतलब लिख के आना, पर साथ ही में उसका यूनिट भी लिख के आना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट लिखना। ठीक है, एक्सीलरेशन तो आ गया। सर क्या इजी हो गया क्वेश्चन अभी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है सर, 10 किलो, एक्सीलरेशन कितना है 2, तो 20 न्यूटन का क्या आ गया, फोर्स। एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी था, आई होप तुमने कर लिया होगा समझ के। अगर मैं इसका क्वेश्चन का पार्ट 2 दे दूं तुम्हें, कि बताओ जब टाइम 4 सेकंड से 7 सेकंड हो जाए, ठीक है, जब वो कंटिन्यूसली कुछ फोर्स जैसे कि 20 न्यूटन, अभी तो हमने निकाल लिया, उस फोर्स से कंटिन्यूसली धक्का मारते रहे 7 सेकंड, तो उसकी बता दो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, दैट इज 7 सेकेंड। अगर ये तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे पिछला चैप्टर तुम्हें अच्छे से रिवाइज है, और तुम्हारे कंसेप्ट भी क्या है, पूरे क्लियर है। फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे को सीधा सीधा कॉपी मत करो, अपना आंसर सॉल्व करो, ठीक है, दिमाग लगाओ। फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स भी पता है सर, मास भी पता है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा क्या ऐसे, क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। कितना हो जाएगा, फोर्स कितने का लगा था उसका, 20 न्यूटन का। मास कितना है, 10 किलो, क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वैसे यहाँ पे भी निकल गया था वैसे, 2। फिर से निकाल के दिखा दिया तुम्हें। क्या निकलना है हमें, v निकलना है, इनिशियल क्या है, 0 ही, अपॉन टाइम कितना है, 7 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड। तो 7 सेकेंड बाद वो स्कूटर को धक्का मारते मारते 20 न्यूटन से और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 7 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो वापस देखो यार तुम। और क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे एक कार है, तुम्हारी खरसट खटारी बीएमवी, ठीक है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, और ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो उसका फोर्स दिया है हमें -500 न्यूटन। मतलब इसको 500 न्यूटन के फोर्स से खींच लिया गया किसी ने, माइनस में दिया है, क्वेश्चन में दिया है -500 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी
ठीक है। अगर इसका मास है 100 किलो, ये क्वेश्चन तुमने बराबर सॉल्व करना है। इससे तुम्हारे पिछले चैप्टर के, दैट इज चैप्टर 7 के भी कंसेप्ट यूज होने वाले। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा पॉज करो और ट्राई करो, करो करो। ठीक है, समझ में आया, ट्राई कर लिया है, और अगर आंसर आ गया है तो चेक करो, अगर आंसर सही है तो ऑल द बेस्ट, तुम सही जा रहे हो, और अगर नहीं है तो तुम्हें पिछला चैप्टर भी रिवाइज करने की नीड है। ठीक है सर, सबसे पहले फोर्स अभी अभी पढ़ा है हमने, इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है, 500 न्यूटन का। ठीक है, मास कितना है, 100 किलो। क्या यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस। एक्सेलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, गाड़ी का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। -500 न्यूटन मतलब क्या है, गाड़ी इधर जा रही है, फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नेगेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स उसके एक्सेलरेशन को कम कर रहा है या फिर उसका रिटार्डेशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या फाइंड करना है हमें, कि सर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हम्म, कैसे करें सर, हमें इनिशियल पता है, और जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें क्या माननी है, 0। क्यों? क्योंकि गाड़ी विल स्टॉप आफ्टर दैट टाइम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी बताओ तुम। सर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। यस, यहाँ पे जो एक कमजोर बच्चा होगा वो क्या करेगा, नहीं सॉरी, कमजोर तो नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, अगर कमजोर बच्चे भी होगा तो क्या करेगा वो, ऐसा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। ठीक है, v कितनी है, 0, माइनस u कितनी है, 20, अपॉन एक्सेलरेशन कितना है, -5। यहाँ से टाइम निकालेगा, कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 कितना आएगा, 4 सेकेंड्स। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगाएगा। क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या था, -5 इंटू 4, 16। यहाँ पे 20 इंटू 4 कितना आएगा, 80 प्लस -50 डेट इज -25। 80 -25 कितना आएगा, 80 -25 कितना आएगा भाई, सॉरी कुछ तो रॉन्ग हुआ है, 4 16, सॉरी 16 फाइजा करेगा, कितना होता है 16 फाइजा, ये मैं ऐसे रॉन्ग में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, तुम्हें इस वजह से जाना ही नहीं है। 6 फाइजा कितना होता है, 30, 5 1 5, 80। अरे 2 4 8 प्लस, हाँ, -80 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 40। अच्छे से लिख के, तू भले ही तुम्हें यूज नहीं करना है फिर भी तुम्हें अच्छे से लिख के चाहिए, है ना। एक थोड़ा सा मेहनती काम वाला बच्चा क्या करेगा, जो मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता है, वो क्या करेगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। ठीक है, यहाँ से उसका t निकल जाएगा, कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20, एक्सेलरेशन कितना है, -5। ठीक है, यहाँ से उसका 4 आ जाएगा टाइम। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, टाइम क्या आएगा सेकंड्स में। ठीक है, फिर अभी वो क्या करेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, इंटू टाइम कितना है, 4 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है, -5 इंटू टाइम कितना है, 4 का स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, 16। 4 2 8, 80 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 4 4 क्या होगा, 16। 80 प्लस हाफ इंटू 6 5, 16 5 का 80
40, 80 माइनस 40 इक्वल्स टू व्हाट, 40 मीटर। आ गया आंसर। तो गाड़ी 40 मीटर जाके रुक जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, मेथड 1। बट जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा सर, सीधा सीधा टाइम की तो कहीं पे हमें जरूरत ही नहीं है यार। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS। वी स्क्वायर क्या है, 0, यू स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या था, -5। एस निकाल लेना है सर, है कि नहीं, बहुत इजी। कितना आएगा, 400। 5 टू जा 10 इंटू एस, माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, क्या आ गया, 40 मीटर। ये क्या है, मेथड 2। समझ में आ गया। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दिए कि डिस्टेंस फाइंड करो यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। पर अगर नहीं पूछा गया तो तुम्हें ऐसा शॉर्टकट लगा के फटाक से आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 क्वेश्चंस भी किए। इसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर क्या करना है, नोट्स लेने हैं, रिवाइज करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करने हैं और अगली वीडियो देखनी है। थैंक यू। और क्या, मोशन रिवाइज करते रहना है। थैंक यू सो मच।